आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसएनडी सोशियोलॉजी क्लासेस पर। और हम लोग यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि पीजीटी का पेपर, यूपी पीजीटी का पेपर अब 1 महीना है और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, जोरों शोर से चल रही होगी। मैं भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। आप लोग इस क्लास के माध्यम से उसे अर्जित कर सकते हैं और जो भी त्रुटियां हो इस क्लास में आप लोग उसको कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत करा सकते हैं, जिससे आने वाले वीडियो में मैं उन गलतियों को न दोहराऊं। और यह क्लास यूपी पीजीटी, यूपी जीआईसी, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो जीडीसी की भर्ती आई है, बिहार 4.0 की जो भर्ती आई है, झारखंड की जो भर्ती आई है, या जहाँ भी एक समाजशास्त्र विषय के रूप में पेपर होता है, वहाँ हर क्लास के लिए, हर तैयारी के लिए, हर पेपर के लिए यह क्लास बेनिफिट होगा इस क्लास से। जो भी त्रुटियां हो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर मुझे बताएं और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें एवं थोड़ा इस चैनल को और बढ़ाएं, थोड़े लोग और जुड़ें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। जिससे और आज का जो पेपर होगा, यह पेपर है, हम लोग जीआईसी का 3 पेपर 2015, 17 और 2015, 17 और 2021 का पेपर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब कोई जीआईसी का पेपर हुआ नहीं था, तो वह प्रश्न पत्र भी नहीं है अब। और अब यह समाज कल्याण विद्यालय आश्रम पद्धति डाइट जो परीक्षा 2012 का पेपर था वह मेरे पास है, इसे हम लोग हल करेंगे। और आज के प्रश्न में 120 प्रश्न है इसको हम लोग 30-30 प्रश्नों में 4 क्लास में या 4 वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो और मैं कुछ एक्स्ट्रा भी जानकारी आपको, अलग से भी जानकारी कुछ दूंगा, आप लोग उसको ज़रूर अवगत करें। और जो भी घटनाएं, जो भी त्रुटियां हो कमेंट के माध्यम से बताएं। तो हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री के अपराध एवं विषमानता को समाज के प्रकार्यात्मक एकीकरण के लिए सकारात्मक भूमिका अदा करने के संग में देखा है? किस समाजशास्त्री ने, ऐसा कहने का मतलब है कि अपराध और विषमानता एनोमी को समाज के प्रकारात्मक एकीकरण के लिए सकारात्मक भूमिका अदा करने के संघ के रूप में देखा है? ऑप्शन ए है दुर्खिम, ऑप्शन बी है मार्क्स, ऑप्शन सी है काम्ट, ऑप्शन डी है टी एच एल पूरा नाम लिखा नहीं है तो हमको लग रहा है एल टी हवा टी.एच. मार्शल इसमें नाम आएगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, दुर्खिम ने अपराध और विषमानता को समाज के प्रकार्यात्मक एकीकरण के रूप में माना था। दुर्खिम, इनका मैं फिर से अभी पीछे के जो जीआईसी के पेपर में हम करवाए हैं उसमें मैं बुकों का नाम बताया हूँ, लेकिन इसमें मैं फिर से बता रहा हूँ। इसमें इन्होंने सबसे पहली पुस्तक लिखी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में। यह इनका रिसर्च का पेपर भी था और यह बुक के रूप में भी प्रकाशित 1893 में हुआ था। दूसरी पुस्तक थी द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895। यह इनकी दूसरी पुस्तक थी जो सामाजिक अध्ययन पर, या हम कहें कि रिसर्च अनुसंधान पर यह लिखी गई पुस्तक थी। उसमें रिसर्च के कुछ नियम और कायदे कानून बताए गए थे। तीसरी इनकी पुस्तक थी द सुसाइड 1897 में। इसमें 11 देशों का इन्होंने अध्ययन किया एवं इनके जो इन्होंने आत्महत्या का अध्ययन जो किया था उसका मुख्य उद्देश्य इनका बताने का था कि आत्महत्या व्यक्तिगत कारणों से नहीं करता है, यह सामाजिक कारणों से, समाज के दबाव में ही आकर करता है। इसलिए उन्होंने आत्महत्या का कारण समाज को माना, न कि व्यक्ति को। इसके बाद इनकी तीसरी पुस्तक हो गई, चौथी पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। यह 1905 में इनकी पुस्तक लिखी थी। धर्म संबंधी इन्होंने इसमें सिद्धांत दिए थे। इसके आगे द मोरल्स एजुकेशन, इस तरह की कुछ पुस्तकों इन्होंने लिखा था जो आगे आने वाले क्लासेस में धीरे धीरे, या जब दुर्खिम को प्रॉपर पढ़ाया जाएगा उसमें यह बता दिया जाएगा। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, किसने कहा कि नौकरशाही एक आवश्यक बुराई है? ऑप्शन ए है बेबर, ऑप्शन बी है मर्टन, ऑप्शन सी है जी मोस्का, ऑप्शन डी है जे.एच. मार्शल। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, जी मोस्का ने कहा कि नौकरशाही एक आवश्यक बुराई है। मोस्का अपनी सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक, इस पुस्तक को लिखेगा द रूलिंग क्लास में स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार चाहे कोई भी हो, शक्ति उन मुट्ठी भर लोगों के हाथ में होता है जो शासक वर्ग होता है। उन्होंने बताया कि हर समाज में 2 प्रकार के वर्ग होते हैं, एक शासक वर्ग एवं दूसरा शासित वर्ग। ऐसे ही इस बात को आगे बढ़ाते हुए पेरेटो ने भी 2 भागों में ही बांटा था, शासक वर्ग एवं शासित वर्ग। एलिट की अवधारणा सबसे पहले, एलिट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पेरेटो ने किया था। जो नौकरशाही है, इस
शब्द का सर्वप्रथम अवधारणा डी गार्ने ने दिया था, डी गार्ने ने दिया था। लेकिन इसको विस्तृत रूप, इसकी व्याख्या, नौकरशाही की विस्तृत व्याख्या सबसे पहले वेबर ने की, सबसे पहले वेबर ने की। उसके बाद मोस्का, मर्टन, उसके आगे विलियम्स एक कोई नाम है, उन्होंने भी इसका अध्ययन किया था एवं आगे इसे बढ़ाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नैतिक घनत्व और भौतिक घनत्व की चर्चा किसने की है? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है दुर्खिम, ऑप्शन सी है वेबर, ऑप्शन डी है डगलस। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, दुर्खिम। दुर्खिम ने नैतिक घनत्व एवं भौतिक घनत्व की चर्चा की थी, क्योंकि जब श्रम विभाजन की बात जब आई तो इन्होंने कहा कि जो आधुनिक समाज है उसमें श्रम विभाजन अधिक है, उसमें श्रम स्पेशलाइजेशन ज़्यादा है। तो है नैतिक घनत्व एवं भौतिक घनत्व जनसंख्या के घनत्व के आधार पर ही इन्होंने सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था। श्रम विभाजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्मिथ द्वारा किया गया था, जो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। इसके आगे दुर्खिम ने उसकी विस्तृत व्याख्या की एवं समाज का श्रम विभाजन का सिद्धांत इन्होंने सबसे पहले दुर्खिम ने ही दिया था। आगे हम प्रश्न देखते हैं। ज्वैक रेशनल की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है वेबर से, ऑप्शन बी है सोरोकिन से, ऑप्शन सी है पार्सन, ऑप्शन डी है हेबरमास। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, वेबर। वेबर से ज्वैक रेशनल की अवधारणा संबंधित है। ज्वैक रेशनल एक वेस्टहैंड, यह तार्किकता को दिखाता है, इसकी अवधारणा वेबर ने ही दी थी। आगे हम प्रश्न देखते हैं। क्योंकि वेबर के बारे में अभी कई प्रश्न आएंगे तो हम वेबर को आगे और व्याख्या करेंगे। अगला प्रश्न है, यह कौन कहता है कि वह राज्य और सरकार सर्वोत्तम है जो सबसे कम प्रशासन करे और जनता के जीवन में कम हस्तक्षेप करे? ऑप्शन ए है स्पेंसर, ऑप्शन बी है मार्क्स, ऑप्शन सी है वेबर, ऑप्शन डी है इवान इलिच। तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्शंस है, क्योंकि कई जगह स्पेंसर का भी नाम आता है, लेकिन इस प्रश्न में इवान इलिच को माना है। इवान इलिच ने कहा है कि वह राज्य और सरकार सर्वोत्तम है जो सबसे कम प्रशासन करे और जनता के जीवन में कम हस्तक्षेप करे। तो इस प्रश्न को हम कमेंट के माध्यम से बता देंगे कि सही ऑप्शन इसमें है स्पेंसर। हमको जहाँ तक लग रहा है कि स्पेंसर होगा, लेकिन अगर ऑप्शन इसमें डी माना है इवान इलिच को, तो इवान इलिच को ही हम लोग मानते हैं। अगला प्रश्न है, कौन नैतिकता को सामाजिक जीवन का अनिवार्य तत्व मानता है? ऑप्शन ए है कांट, ऑप्शन बी है दुर्खिम, ऑप्शन सी है वेबर, ऑप्शन डी है पार्सन्स। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, दुर्खिम। दुर्खिम नैतिकता को सामाजिक जीवन का अनिवार्य तत्व मानते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि व्यक्ति नैतिक जो उसकी मनोवृत्ति होती है वह सोचने के उसी आधार पर समाज में जो भी समस्याएं घटित होती हैं या अंतःक्रिया जो होती है वह उसी के माध्यम से होती है। तो इन्होंने नैतिकता को सामाजिक जीवन के लिए अनिवार्य माना था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान में सर्वप्रथम सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किसने किया माना जाता है? ऑप्शन ए है कार्ल मोजर, ऑप्शन बी है चार्ल्स बूथ, ऑप्शन सी है WJ गुडे, ऑप्शन डी है PF लाजर्सफील्ड। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, चार्ल्स बूथ। चार्ल्स बूथ को सामाजिक अनुसंधान में सर्वेक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला माना जाता है। सामाजिक अनुसंधान में सर्वेक्षण विधि सामाजिक घटनाओं के व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन प्रणाली है। सामाजिक सर्वेक्षण के प्रमाण काफ़ी प्राचीन काल से प्राप्त होते हैं। हेरोडोटस ने मिस्र के समाज का सर्वेक्षण किया, वहीं कौटिल्य ने भारतीय समाज का। इससे स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षण की पद्धति आज की नहीं प्राचीन काल की देन है, लेकिन व्यवस्थित रूप से इसका सर्वप्रथम प्रयोग चार्ल्स बूथ द्वारा किया गया था। इसीलिए चार्ल्स बूथ को ही सामाजिक अनुसंधान में सर्वेक्षण विधि का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दो गणनात्मक चरों के परस्पर संबंध को ज्ञात करने हेतु कौन सा गुणांक प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है साहचर्य गुणांक, ऑप्शन बी है सहगुणांक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। जब दो गणनात्मक चर होते हैं तो उनके संबंध को ज्ञात करने के लिए साहचर्य गुणांक एवं सहगुणांक दोनों का प्रयोग होता है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है MN श्रीनिवास, ऑप्शन बी है PH प्रभु, ऑप्शन सी है GS गुरिये, ऑप्शन डी है AR देसाई। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, PH प्रभु। PH प्रभु ने पुस्तक लिखी हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। पुस्तक के लेखक PH प्रभु हैं और PH प्रभु ने
PS प्रभु ने भारत में हिंदू समाज का अध्ययन किया था, हिंदू समाज का अध्ययन किया था। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, राधाकमल मुखर्जी ने अनुकूलन जनसंख्या सिद्धांत की समाजशास्त्री विचारधारा की व्याख्या किस पुस्तक में की? ये जितनी पुस्तकें हैं सब राधाकमल मुखर्जी की हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑप्शन बी है डेमोग्राफी, ऑप्शन सी है कलेक्टिव तथा कनेक्टिव एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन, और ऑप्शन डी है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन। तो इसमें ऑप्शन डी जो है प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, इसी पुस्तक में अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत मुखर्जी ने भारतीय समाज का अध्ययन करके दिया था। जो राधाकमल मुखर्जी है, यह मूल्यों का समाजशास्त्र पे इन्होंने कार्य किया था, इसलिए इनको पूरे विश्व में भारतीय समाजशास्त्री के तौर पर जाना जाता है। विश्वविख्यात भारत के दो समाजशास्त्री, एम एन श्रीनिवास संस्कृतिकरण की अवधारणा देने की वजह से, और दूसरी राधाकमल मुखर्जी जिन्होंने मूल्यों का समाजशास्त्र पर अध्ययन किया था, इसलिए इनको पूरे विश्व में जाना जाता है और पढ़ा जाता है। इसी के साथ इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी थी, जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी, डेमोग्राफी, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, डाइवर्सिटी, इस तरह के सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, इस तरह की कुछ पुस्तकें भी, द वैल्यू ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, इस तरह की भी इन्होंने पुस्तकें लिखी थीं। आगे हम देखते हैं, मिलान वाला प्रश्न है, मिलान का प्रश्न है, अन्वेषणात्मक में क्या किया जाता है? अन्वेषणात्मक में इसमें कैसे है, 4 में मिलेगा, प्रयोगात्मक में, लेकिन इसमें मिलान गलत है क्योंकि निदानात्मक में उपचार किया जाता है, और जो विवरणात्मक है यह कैसे है, प्रयोगात्मक में क्या है, क्यों है, और जो अन्वेषणात्मक आएगा यह क्या है। तो इसमें ऑप्शन गलत है। इसमें अगर सही से देखें तो निदानात्मक में आएगा उपचार कैसे किया जाए, क्योंकि निदान की बात आ रही है। विवरणात्मक में कैसे है, प्रयोगात्मक में क्यों है, और अन्वेषणात्मक में क्या है का अध्ययन किया जाता है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, समाज में परिवर्तन के अध्ययन हेतु त्रिस्तरीय सिद्धांत का उपयोग किसने किया था? ऑप्शन ए है वेबर, ऑप्शन बी है एल टी हबाउस, ऑप्शन सी है काम्ट, ऑप्शन डी है मार्क्स। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, अगस्त काम्ट। अगस्त काम्ट ने समाज में परिवर्तन के अध्ययन हेतु त्रिस्तरीय सिद्धांत का प्रयोग किया था। धर्मशास्त्र या काल्पनिक, जिसे थियोलॉजिकल स्टेज कहते हैं, दूसरा है तत्वमीमांसी या अमूर्त, मेटाफिजिकल स्टेज कहते हैं, और तीसरा है प्रत्यक्षवाद या वैज्ञानिक, पॉजिटिविस्टिक स्टेज कहते हैं। पहले में अंधविश्वास या धर्म का प्रभाव था, दूसरे में क्या हुआ कि अंधकार युग, इसमें यह माना जाने लगा कि हर चीज़ में हर चीज़ में देवताओं का वास है, और प्रत्यक्षवाद जो है या एक देववाद, जो प्रत्यक्षवाद है, इसमें वैज्ञानिकता के कसौटी पे हर काम को देखा जाने लगा था। यह काम्ट का कहना था। काम्ट समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं, और 1838 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक परिवर्तन में चक्रीय सिद्धांत के समर्थक कौन है? ऑप्शन ए है मार्क्स, ऑप्शन बी है सोरोकिन, ऑप्शन सी है दुर्खेम, ऑप्शन डी है काम्ट। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, सोरोकिन। सोरोकिन को चक्रीय सिद्धांत का समर्थक माना जाता है। इनके सिद्धांत को उतार चढ़ाव का सिद्धांत, दोलन का सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। चक्रीय सिद्धांत के अन्य समर्थकों में पेरेटो, टाइनवी, स्पेंगलर कुछ नाम आते हैं। उसके बाद जो सोरोकिन है, उन्होंने इन्हें सांस्कृतिक समाजशास्त्र का सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन का प्रणेता माना जाता है, एवं इन्होंने 3 संस्कृतियों का अध्ययन, 3 संस्कृतियों को 3 भागों में इन्होंने बांटा था: आदर्शात्मक संस्कृति, भावनात्मक संस्कृति एवं आदर्शवादी संस्कृति। अगला हम प्रश्न देखते हैं, इनका व्याख्या पढ़ लेते हैं। इसमें सामाजिक परिवर्तन में चक्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं सोरोकिन, पेरेटो, टाइनवी, स्पेंगलर आदि। इस सिद्धांत के अनुसार समाज का परिवर्तन एक चक्र की भांति होता है, जिसमें एक के बाद दूसरी, तीसरी और इसी प्रकार अन्य अवस्थाओं के बाद
फिर वही चक्र दोहराया जाता है, अर्थात हम जहाँ से प्रारंभ होते हैं घूम फिर कर वहीं पहुँच जाते हैं, यह सोरोकिन ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान समय में विश्व व्यवस्था के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है वालस्टीन, ऑप्शन बी है रिटजर, ऑप्शन सी है एंथनी गिडेंस, ऑप्शन डी है कॉलिंस। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, वालस्टीन। जो वर्तमान समय है विश्व व्यवस्था सिद्धांत का जो अवधारणा दिया था वह वालस्टीन ने दिया था। इनका तात्पर्य था कि एक ऐसी संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था से जिसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं तथा साथ ही जिसकी एक निश्चित जीवन अवधि होती है, अर्थात अनंत काल तक नहीं चलती है। उन्होंने कहा था कि जो भी व्यवस्था आएगी वह अनंत काल तक नहीं चलेगी, एक समय के बाद उसका नाश या विनाश हो ही जाना है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसने पद्धति का प्रयोग प्रस्तुत किया कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की भांति समझा जाए? ऑप्शन ए है दुर्खिम, ऑप्शन बी है वेबर, ऑप्शन सी है मर्टन, ऑप्शन डी है स्पेंसर। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, दुर्खिम। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी एवं उन्होंने कहा था सामाजिक तथ्य को सामाजिक वस्तुओं के रूप के जैसा ही समझा जाए एवं उसका भी अध्ययन किया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अपने किस अध्ययन में दुर्खिम ने प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किया है और सिद्धांत के रूप में प्रयोग किया? तो ऑप्शन ए है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ऑप्शन बी है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ऑप्शन सी है सुसाइड, ऑप्शन डी है सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। इसी पुस्तक में इन्होंने प्रकार के अवधारणा का प्रतिपादन किया था। यह जो पुस्तक है, दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किया। दुर्खिम ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सामाजिक प्रकार की अवधारणा का प्रयोग एक सुस्पष्ट सिद्धांत के रूप में किया था। यद्यपि इससे पहले प्रकार की अवधारणा का विशेषतः हर्बर्ट स्पेंसर की कृतियों में प्रयोग हुआ है। तो जो प्रकार है और सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्पेंसर ने किया था, लेकिन उसको व्यवस्थित रूप से देने का कार्य दुर्खिम द्वारा किया गया, जिसमें सिर्फ प्रकार आएगा, संरचना की बात उन्होंने नहीं की थी। आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्खिम की कृतियों में निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक विधि अथवा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रयोग का सबसे अच्छा उदाहरण है? ऑप्शन ए है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ऑप्शन बी है सुसाइड, ऑप्शन सी है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ऑप्शन डी है सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, द सुसाइड। द सुसाइड एक ऐसी पुस्तक थी जिसमें तुलनात्मक विधि का प्रयोग होते हुए प्रयोग हुआ था एवं अप्रत्यक्ष विधि का भी इन्होंने प्रयोग इसी में किया था। आप लोग देख रहे होंगे कि अभी तक हम लोग 17 प्रश्नों को देखे हैं। 17 प्रश्न में हमको लग रहा है कम से कम 7 प्रश्न सिर्फ दुर्खिम से आए हैं अभी तक। तो दुर्खिम, मार्क्स, वेबर, यह तीनों ही इतने इंपॉर्टेंट हैं समाजशास्त्र में। आप पीजीटी का पेपर दें, जीआईसी का पेपर दें या असिस्टेंट प्रोफेसर में, इनसे लगभग प्रश्न आते ही रहते हैं हमेशा। तो इन तीनों थिंकरों को मैं कोशिश करूंगा कि पीजीटी के पेपर से पहले मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दे दूं। अगला प्रश्न देखते हैं। मैक्स वेबर ने अपने अध्ययन प्रोटेस्टेंट एथिक द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में कौन सी अध्ययन विधि का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए है ऐतिहासिक, ऑप्शन बी है तुलनात्मक, ऑप्शन सी है तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक दोनों विधियों का इन्होंने प्रयोग किया था। प्रोटेस्टेंट एथिक द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एक ऐसी पुस्तक थी जो कहती है, इनका जो मुख्य ध्येय था वेबर का वह था कि पूंजीवाद एकाएक नहीं उत्पन्न हुआ। पूंजीवाद के विकास में या पूंजीवाद का जब विकास हुआ इसमें धर्म का भी प्रभाव था। इसका अध्ययन वेबर ने किया था, क्योंकि जो पूंजीवाद का कारण था उसको आर्थिक कारण, मात्र एक आर्थिक कारण मार्क्स मानते थे, लेकिन उसके उलट वेबर ने कहा कि नहीं, जो पूंजीवाद का विकास हुआ या उद्भव हुआ उसमें धर्म का भी प्रभाव रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। मिलान का प्रश्न है, वेस्टहैन यह वेबर द्वारा दिया गया है। सोशल फैक्ट यह दुर्खिम का अभी मैं बताया ही। क्लास कन्फ्लिक्ट यह मार्क्स का है और मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी यह स्पेंसर का है। तो इस तरह से ए में 2, बी में 4, बी में 4, सी में 1 और डी में 3, यानी कि ऑप्शन सी सही इसमें होगा। यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे सोशल कन्फ्लिक्ट मतलब सामाजिक संघर्ष की बात मार्क्स नहीं किया था, वर्ग संघर्ष की बात यह मार्क्स नहीं किया था। मिलिट्री यानी सैनिक एवं औद्योगिक समाज की बात दुर्खिम ने किया था। स्पेंसर इन्होंने
नहीं नहीं, जो मिलिट्री एवं इंडस्ट्रियल सोसाइटी है यानी कि सैनिक एवं औद्योगिक समाज, इसकी बात स्पेंसर ने किया। दुर्खिम ने सोशल फैक्ट की बात की थी, सामाजिक तथ्य की बात की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। डी.एन. मजूमदार कहाँ पर मानव शास्त्र के आचार्य थे? ऑप्शन ए है मुंबई विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है कलकत्ता विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है लखनऊ विश्वविद्यालय। उसके आगे विश्वविद्यालय लिखा है तो इसमें ऑप्शन डी सही है, लखनऊ विश्वविद्यालय। डी.एन. मजूमदार, राधाकमल मुखर्जी और एक और थे डी.पी. मुखर्जी, यह त्रिमूर्ति के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय में जाने जाते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र 1921 में प्रारंभ हुआ, जो राधाकमल मुखर्जी के नेतृत्व में इकोनॉमिक्स के साथ और सिविक्स के साथ मिलाकर इसे चलाया गया था। आगे लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रथम विभागाध्यक्ष राधाकमल मुखर्जी को बनाया गया। आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, राधाकमल मुखर्जी ने सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन हेतु किस पद्धति का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन ए है एकीकृत तुलनात्मक विधि, ऑप्शन बी है दार्शनिक, वैज्ञानिक एवं मानवतावादी का यौगिक मिश्रण, ऑप्शन सी है प्राकृतिक विज्ञान विधि, ऑप्शन डी है प्राकृतिक विज्ञान एवं ऐतिहासिक। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, एकीकृत तुलनात्मक विधि का प्रयोग राधाकमल मुखर्जी ने भारतीय समाज का अध्ययन करने के लिए किया था। इन्होंने कहा था कि जो पश्चिम का प्रत्यक्षवाद है वह पूरी तरीके से भ्रामक है और भारत में उसका घोर विरोध उन्होंने किया था। अगला हम प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है, किसने विकास के 4 आधारों पैमाने, क्षमता, परस्परता एवं स्वतंत्रता में वृद्धि को प्रभावित किया है? ऑप्शन ए है एल टी हाउस, ऑप्शन बी है दुर्खिम, ऑप्शन सी है स्पेंसर, ऑप्शन डी है गोर्डन। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, एल टी हाउस। एल टी हाउस ने अपनी पुस्तक सोशल डेवलपमेंट में विकास के 4 मापदंडों का उल्लेख किया था। पहला है मात्रा में वृद्धि, इंक्रीजेज इन स्केल, ऑप्शन दूसरा इसमें है कार्य क्षमता, एफिशिएंसी, तीसरा है आपसी सहयोग, म्यूचुअलिटी, और चौथा है फ्रीडम, स्वतंत्रता। यह एल टी हाउस द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रभु व्यक्ति जाति नहीं के रूप में प्रभु जाति की अवधारणा की व्यवस्थित रूप से आलोचना किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए है बी.आर. चौहान, ऑप्शन बी है टी.के. उमन, ऑप्शन सी है एस.सी. दुबे, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे ने ही जो प्रभु जाति की अवधारणा श्रीनिवास ने दी थी कुर्ग जाति के अध्ययन करके, उसका आलोचना करते हुए कहा कि प्रभु जाति नहीं बल्कि प्रभु व्यक्ति की अवधारणा एस.सी. दुबे ने दी थी। क्योंकि इनका कहना था कि किसी एक गाँव में केवल एक ही जाति के लोग नहीं रहते और इसमें गांव में अनेक जाति के लोग रहते हैं। तो यह जरूरी नहीं है कि एक जाति के कुछ लोग अमीर हैं तो उस जाति के सभी लोग अमीर हों या प्रभुत्व स्थापित करते हों। व्यक्ति के पास प्रभुत्व होता है, न कि जाति के पास प्रभुत्व होता है। इसका एस.सी. दुबे ने अध्ययन करके एक अवधारणा दी थी। आगे हम अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से मूल्यों के समाजशास्त्र पर किसने लिखा है? ऑप्शन ए है एस.सी. दुबे, ऑप्शन बी है राधाकमल मुखर्जी, ऑप्शन सी है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन डी है जी.एस. घुरिये। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, राधाकमल मुखर्जी। राधाकमल मुखर्जी ने मूल्यों के समाजशास्त्र पर अध्ययन किया था, मैं पहले ही बताया अभी। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, आगे भी बता रहा हूँ। तो भारतीय समाजशास्त्रियों में से मूल्यों के समाजशास्त्र पर राधाकमल मुखर्जी ने लिखा। राधाकमल मुखर्जी की रुचि मानव समाज पर नैतिक मूल्यों के प्रभाव के संबंध में एक लंबे समय से रही है। उन्होंने मूल्यों का गहन अध्ययन किया है और 2 पुस्तकें, मूल्यों का सामाजिक संरचना, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, तथा मूल्यों का आयाम, द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज़ नामक पुस्तक लिखी थी। मूल्यों को परिभाषित करते हुए मुखर्जी ने लिखा है कि मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत ऐसी इच्छाएं और लक्ष्य हैं जिनका आंतरिकरण, अनुकूलन, सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। उन्होंने मूल्यों को 2 वर्गों में विभाजित किया, साध्य मूल्य एवं साधन मूल्य। इसमें क्या है, देखिए, यह जो सामाजिक मूल्य है इसकी परिभाषा हमेशा पूछी जाती है, क्योंकि सामाजिक मूल्य की अवधारणा सर्वप्रथम समाजशास्त्र में राधाकमल मुखर्जी द्वारा ही दिया गया था और इसी अवधारणा की वजह से इनके पूरे विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई। तो राधाकमल मुखर्जी की मूल्यों की परिभाषा को याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, लुई डूमा ने भारतीय समाज के अपने अध्ययनों में
किस पद्धति का अनुसरण किया है? ऑप्शन ए है ऐतिहासिक, ऑप्शन बी है भारत विद्या अध्ययन, ऑप्शन सी है तुलनात्मक, ऑप्शन डी है प्रकार्यात्मक। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, भारत विद्या अध्ययन। लुई ड्यूमा ने भारतीय समाज के अपने अध्ययनों में भारत विद्या अध्ययन पद्धति का अनुसरण किया है। उन्होंने कहा है कि जाति व्यवस्था को समझने के लिए भारतीय पौराणिक ग्रंथों में इस बारे में निहित विचारधारा को समझना आवश्यक है। जो ड्यूमा है वह फ्रांस के समाजशास्त्री हैं। इन्होंने सामाजिक विकास का केशकत्व की अवधारणा दी थी। इसके साथ ही इन्होंने भारत में जाति का जब अध्ययन किया तो इन्होंने अवधारणा दी थी जाति के अध्ययन में शुद्धता एवं प्रदूषण का, पवित्रता एवं अपवित्रता का, या इसे शुद्धता एवं प्रदूषण का भी सिद्धांत कहते हैं, शुद्धता एवं अशुद्धता का भी अवधारणा कहते हैं। इसमें इन्होंने कहा था कि जो शुद्ध जातियाँ होती हैं, जो उच्च जातियाँ होती हैं, वह शुद्ध जातियाँ अपने आप को मानती हैं और वह शुद्ध कामों को करती हैं, जैसे कि शिक्षा का काम, रक्षा का काम, यह उच्च जातियाँ ही करती हैं, जो शुद्धता का प्रतीक है। दूसरा है अशुद्धता। इसमें निम्न जातियाँ आती हैं, जैसे बाल काटना, व्यापार करना और साफ सफाई का काम करना, चमड़े का काम करना, इसे अशुद्ध जातियों द्वारा संपन्न किया जाता है। यह ड्यूमा का कहना था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह कहा है सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है कानून, अनौपचारिक, यह गलत है क्योंकि कानून कभी भी औपचारिक होता है क्योंकि वह लिखित होता है, तो अनौपचारिक होगा नहीं, यह गलत है। परंपरा जो है ऑप्शन बी प्रत्यक्ष नियंत्रण, यह गलत है। परंपरा जो है वह अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। परिवार जो है यह अनौपचारिक नियंत्रण, यह सही है क्योंकि परिवार का कोई लिखित नियम और कानून नहीं होता है। परिहास जो है यह औपचारिक नियंत्रण, यह भी गलत है क्योंकि परिवार जो है वह अनौपचारिक नियंत्रण रखता है, परंपरा अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखता है, कानून है वह औपचारिक नियंत्रण रखता है, परिहास अनौपचारिक नियंत्रण रखता है। इस तरह ऑप्शन सी सही है। इसमें परिवार अनौपचारिक नियंत्रण, यह सही है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है एडमंड हusserl, ऑप्शन बी अल्फ्रेड शुट्ज, ऑप्शन सी है गारफिंकल, ऑप्शन डी है GWH हीगल। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, GWH हीगल, क्योंकि फिनोमेनोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हीगल द्वारा इसी पुस्तक में फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड में किया गया। इसके आगे फिनोमेनोलॉजी का प्रयोग एडमंड हस्serl द्वारा किया गया। एडमंड हस्serl ने दर्शन शास्त्र में फिनोमेनोलॉजी का प्रयोग किया था। उसके आगे समाजशास्त्र में अल्फ्रेड शुट्ज द्वारा किया गया था। द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड नामक पुस्तक में उन्होंने प्रयोग किया था। जो हीगल है उनकी अन्य पुस्तकें हैं। एक पुस्तक है द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, 1807 में इस पुस्तक को इन्होंने लिखा था। जो हीगल हैं यह द्वंद्ववाद की बात करते हैं, यह द्वंद्ववाद की अवधारणा दिए थे एवं इन्होंने कहा कि जो विचार है वह समाज का स्वरूप निर्धारित करता है। इन्हीं की आलोचना करते हुए मार्क्स ने भौतिक द्वंद्ववाद की अवधारणा दी एवं ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की बात कही। एवं इसी के साथ जो मार्क्स थे उन्होंने कहा कि जो समाज का स्वरूप है उसका निर्धारण आर्थिक स्थितियां करती हैं, न कि वैचारिक स्थितियां निर्धारित करती हैं। इसलिए मार्क्स ने कहा कि हीगल सर के बल खड़े थे, मैंने उन्हें पैरों के बल खड़ा किया है, सीधा किया है। और अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है MN श्रीनिवास, ऑप्शन बी है AR देसाई, ऑप्शन सी है इरावती कर्वे, ऑप्शन डी है GS गुरिये। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, GS गुरिये। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक GS गुरिये हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ निम्न है, जिससे इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी। पहली पुस्तक थी कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932, कल्चर एंड सोसाइटी 1945, सिटीज एंड सिविलाइजेशन 1962, द शेड्यूल्ड ट्राइब 1963, द इंडियन साधु 1964। इसके पहले इन्होंने कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन नामक भी पुस्तक लिखा, वही उसी पुस्तक में बारे में बताया गया। तो जो घुरिये हैं वह प्रथम भारतीय समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। बम्बई विश्वविद्यालय में प्रथम भारतीय समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष भी रहे, प्रोफेसर भी रहे। इसके बाद इन्होंने भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना की मुंबई में, और उसी के माध्यम से हर 4 महीने पे साल में 3 बार पत्रिका प्रकाशित की जाती है, जो इंडियन सोशोलॉजिकल बुलेटिन के नाम से प्रकाशित होती है, सोशोलॉजिकल बुलेटिन के नाम से प्रकाशित होती है। आगे हम प्रश्न देखते हैं, और यह मिलान का प्रश्न है। अभी हम लोग देखें इंडियन साधु GS गुरिये की है। होमो हायरार्किस कास्ट
होमो हायरार्किस द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशन, यह ड्यूमा की पुस्तक है। द रिमेम्बर्ड विलेज, यह श्रीनिवास की पुस्तक है। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, यह यस्सी दुबे की पुस्तक है। तो हम देखते हैं इसमें मिलान कौन सा है। ए में मिलेगा 2, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। इसमें ऑप्शन बी से, क्योंकि एक ही में 2 है तो यानी कि पहले ही यह मिल जाएगा। आगे हम प्रश्न देखते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है, क्योंकि 120 प्रश्न है तो 4 क्लास में हम लोग ख़त्म करेंगे इसे 30-30 प्रश्नों के सेट में, क्योंकि ज़्यादा जब प्रश्न हो जाता है थोड़ा उबाऊ हो जाता है। तो प्रश्न के जो इसमें इन्फॉर्मेशन दिया गया उसको भी आप लोग गैदर कीजिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को सुन के और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करिए। और आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने समाज के वर्गीकरण के लिए आधार रूप में परिस्थिति एवं संविदा की अवधारणाओं का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन बी है रूसो, ऑप्शन सी है हार्वर्ड मेने और एच मेने, और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, परिस्थिति एवं संविदा की अवधारणा समाज के वर्गीकरण में मेने ने दिया था, न कि रूसो। इसमें ऑप्शन गलत है रूसो, इसमें ऑप्शन बी दे रहा है रूसो, वह गलत है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, मेने ने परिस्थिति एवं संविदा की बात कही थी सामाजिक वर्गीकरण के आधार के रूप में। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जो भी त्रुटियां हो रही हों उसे कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराएं कि आने वाले क्लास में मैं उन त्रुटियों से बच सकूं। बहुत पूरा क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।